मालेगांव 2008 बम धमाके के कलीदी मुलजिम कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जदाश्त दाखिल करते हुए इस मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त की है। कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाई कोर्ट में वजह पेश करते हुए कहा कि मुकदमा चलाने की इजाज़त उसके आला अफसरान से नहीं ली गई है, इसीलिए मुकदमे से उन्हें डिस्चार्ज करना चाहिए। वाज़ेह है कि इस मामले की बॉम्बे हाई कोर्ट में अगली समाअत 1 अक्टूबर को है और जमीयत उलमा ने धमाका मुतासरीन की आरा पर बॉम्बे हाई कोर्ट में कर्नल पुरोहित के डिस्चार्ज करने की अर्जदाश्त की मुखालफत करने की बात कही है। बम ब्लास्ट 2008 के कलीदी मुलजिम कर्नल पुरोहित ने अपने आप को इस मुकदमे से डिस्चार्ज करने के लिए बम्बई हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की है और जिसमें उसने कहा है कि मेरे मुकदमे की इजाज़त मेरे आला अफसरान से नहीं ली गई है, जो कि गैर कानूनी है, इसलिए मुझ पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आप मेरे मुकदमा को डिस्चार्ज कर दिया जाए। इस किस्म की एक दरख्वास्त इससे पहले भी उसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जो इस वक्त ज़ेर इल्तिवा है। और इसने इस वक्त कोरोना वायरस का फ़ायदा उठाते हुए ये एक दूसरी दरख्वास्त दाखिल की अपने आप के मुकदमा से डिस्चार्ज करने की। जमीयत उलमा के वक्त को जब ये मालूम हुआ कि उसने एक नई दरख्वास्त दाखिल की है अपने मुकदमे को डिस्चार्ज करने के लिए, तो उसने उन मुतासरीन की तरफ से जो हलाक हुए थे, शहीद हुए थे मालेगांव 2000 बम ब्लास्ट मामले में, उनकी तरफ से मुदाखलतकार की हैसियत से बम्बई हाई कोर्ट से जमीयत उलमा रुजू हुई और उसने इस सिलसिले में इस मुकदमा के लिए सीनियर एडवोकेट BA को मुकर्रर किया है और उम्मीद की जा रही है कि 1 अक्टूबर को इस मुकदमे की समाअत होगी और हम अदालत को बताएंगे कि इसने कर्नल पुरोहित ने पूरी साजिश तैयार की थी और ये कलीदी मुजरिम है, इसके मुकदमे को डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। JNU के साबिक तालिबे इल्म उमर खालिद की रिहाई को लेकर मुल्क के कई हिस्सों से आवाज़ें उठ रही हैं। आज बाद नमाज जुमा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानब से भी उमर खालिद समेत दीगर बेकसूर लोगों की रिहाई के मुतालबे को लेकर अमरावती जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। मेमोरेंडम में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने वाज़ेह किया कि उमर खालिद और उनके साथियों ने CAA और NRC कानून के खिलाफ मुल्कगीर पैमाने पर एहतजाज में हिस्सा लिया था, जो हर किसी का आईनी हक है। डॉक्टर उमर खालिद को कोटा कानून के तहत गिरफ़्तार किया गया। तो जबकि हम खुद उस प्रोग्राम में हाजिर थे और उस प्रोग्राम की CD भी हमारे पास पूरा वो है मौजूद है, उसमें ऐसा उनका कोई बयान नहीं था। लेकिन ये सिर्फ CAA कानून के विरोध में, जो भी NRC CAA कानून के विरोध में जो आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उनके खिलाफ एक साजिश रची गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद तबलीगी जमात से वाबस्ता 7 इंडोनेशियाई शहरियों को 1 माह की ताख़ीर के बाद नैनी सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। 7 इंडोनेशियाई शहरियों को कोरोना वायरस फैलाने के इल्ज़ाम में 6 माह पहले मकामी तबलीगी मरकज़ से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार होने वाले किसी भी गैर मुल्की में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई थी। तवील कानूनी जिद्दोजहद के बाद आखिरकार इंडोनेशियाई शहरी अपने वतन वापस लौटने को आज़ाद हैं। पर इलाहाबाद में 30 लोगों को, जिसमें से 7 इंडोनेशिया के लोग थे और 9 थाईलैंड के लोग थे, जो उनके साथ साथ इलाहाबाद के लोकल लोग थे, जिसमें 2 केरल के थे, 1 आसाम के, तमिलनाडु के जो उनके ट्रांसलेटर थे। तो इन सभी को 30 लोगों को इलाहाबाद में गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ़्तार क्या, बल्कि ये इलाहाबाद में इनको क्वारंटीन पहले किया गया, बाद में गवर्नमेंट के डायरेक्टिव पर जो है इनको चालान किया गया था और उसके बाद से यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बंद हो गई थी और काफ़ी दिन 1.5-2 महीना कोर्ट बंद रही और अभी भी कोर्ट की हालत ये है कि कोर्ट चल नहीं रही है। लेकिन उनकी ज़मानतें जो है और लोगों की मैं इलाहाबाद से मैं करा चुका था और इंडोनेशिया और थाईलैंड के लोग, चूँकि कोर्ट बंद थी, तो सीधा मैंने हाई कोर्ट में इनकी बेल एप्लीकेशन मूव की थी, जहाँ से हाई कोर्ट से 24 अगस्त को इनकी बेल मंजूर हो गई थी। 6 माह बाद यूपी में शराइत के साथ इबादतगाहों को खोलने की इजाज़त दिए जाने के बाद आज पहले जुमे में मसाजिद में नमाज जुमा अदा की गई। मेरठ की शाही जामा मस्जिद में पाबंदी के साथ 100 अफराद ने नमाज जुमा अदा की। मस्जिद इंतज़ामिया के अलावा लोगों ने भी सरकारी अहकामात के मुताबिक एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मसाजिद में नमाज जुमा अदा की। 6 माह शाही जामा मस्जिद और शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज जुमा अदा करने के बाद
लोगों ने हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और इस महलिक वबा से निजात की दुआ की। तो मैं यहाँ के जितने अधिकारीगण हैं, जिलाधिकारी महोदय या एसएसपी और साथ में ही अपने मुख्यमंत्री योगी जी, इन सब का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन लोगों ने हम लोगों को मस्जिदें, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च जो अब 6 महीने से बंद पड़े थे वो खोल दिए हैं। और खोलने का नतीजा निकला कि जो लोग मस्जिदों के अंदर इबादत करना चाहते थे, जो मंदिरों में प्रार्थना करना चाहते थे, जो चर्चों में जाना चाहते थे, गुरुद्वारों में जाना चाहते थे, उनको मौका मिला। ये बहुत खुशी की बात है और ये 6 महीने के बाद हम लोगों को इस तरह से हमारे दरवाजे खुले हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मस्जिदों के अंदर नमाजी हम लोगों ने, क्योंकि एक गाइडलाइन जो सरकार ने जारी की थी और उस गाइडलाइन के अंदर हमको ये बता दिया गया था कि 100 से ज़्यादा आदमी नमाज के अंदर शरीक नहीं होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने यहाँ उसी के मुताबिक यहाँ मस्जिद के अंदर एहतमाम किया। शहर की सारी मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा अदा की गई और बड़ी खुशी के साथ सरकार ने 100 आदमियों के नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर मस्जिद में आने के लिए सरकार की तरफ से पाबंद बनाया गया। लिहाजा तमाम मस्जिदों में इस बात का ख्याल रखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की गई और लोग मास्क पहनकर मस्जिद में आए। बहरहाल 6 महीने से लोग अपने अपने घरों पर नमाज़ पढ़ रहे थे और हालात ऐसे ही थे, कभी एक मस्जिद में 4 जमातें हो गई, 5 जमातें हो गई। लेकिन अब खुशी की बात है कि WHO ने जो हमें गाइडलाइंस दी हैं उनको मानते हुए 100 आदमियों की हमें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिली है। ये बड़ी खुशी की बात है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमें आगे चलते चलते ज़्यादा आदमियों की इजाज़त मिलेगी और आम इजाज़त हमारी मस्जिदों में और इबादत गाहों में हो जाएगी। और हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हमें जल्द से जल्द निजात अता फरमाए। कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम मौलाना हारून रशीद की अहलिया व बेटियों पर किए गए जानलेवा हमले की वारदात से शहर भर में खौफ व हरास का माहौल है। जानलेवा हमले में मौलाना हारून रशीद की अहलिया अकीदा बेगम की मौत हो गई, जबकि बेटियों की हालत भी तशवीशनाक है। दोनों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। रियासती वजीर फरहाद हकीम ने इस हादसे को दर्दनाक बताते हुए कसूरवारों को सख्त सजा दिए जाने का यकीन दिलाया। वहीं मकामी लोग भी हैरान हैं कि जुमे की नमाज के वक्त उमूमन इलाकों में सन्नाटा रहता है। इसी का फ़ायदा उठाकर मुलजिम ने 4 मंजिला इमारत में मुकीम इमाम के घर में घुसकर घर में मौजूद खवातीन पर तेज़ धार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। इब्तिदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक मुलजिम शख्स मौलाना की बेटी से शादी का ख्वाहिशमंद था। फैमिली की जानिब से इनकार किए जाने पर उन पर जानलेवा हमला किया। আকিদা বলে একজন মা, তার 2টো বাচ্চা, একটা শোয়েব আর একটি, 3জনেকে ইনজুর করেছে। তার মধ্যে একজন মারা গেছে, 2জন খুব ক্রিটিক্যাল অবস্থা SSKM এ আছে। কে মারা গেছে? মানে ওনার স্ত্রী? আকিদা মারা গেছে। আকিদা মারা গেছে। আর 2টো বাচ্চা বয়স কেমন হবে? বয়সগুলো কত? 16 আর 17। এই ঘটনা, এরকম একটা ঘটনা সুধীর বসুরের মুখেও কয়েক বছর আগে হয়েছিল, যেখানে মেরে তাকে পুঁতে দিয়েছিল। এই সম্পত্তি লোভ বা ফ্যামিলি ডিসপিউট থেকে এরকম হতে পারে। এটা টোটাল ইনভেস্টিগেশন করে দেখা যায়। তবে আসামি ধরা পড়েছে, আরও ইনভেস্টিগেশনের দরকার है, সেটা পুলিশকে আমি অনুরোধ করছি তাড়াতাড়ি করার। हम लोग नमाज पढ़ने मेरा भाई फोन की जो ऐसा बात हुआ है, बिल्डिंग में कुछ हुआ, देखिए बहुत झमेला हो रहा है, दरवाजा में लोग क्या क्या चिल्ले सब कर रही, तो हमको तो कुछ मालूम नहीं। हम लोग वहाँ से आया जल्दी से, तो देखा आगे शकील भाई वहाँ थे, तो वहाँ ब्लड बहुत गिरा। ऐसा कैसा हुआ? एक संग वो लड़की उधर गिरी थी, माँ उधर गिरी थी, तो बेड में वो उसका वो गिरी थी। 3 महिला, 3 आदमी 3 तरफ गिरा हुआ था, बेहाल में गिरा हुआ था। हम लोग को जो पता चला, जब हम लोग वहाँ पर गए तब तक तीनों मतलब कि हाफ मर्डर बोलिए या आप जाके क्या देखे, मतलब किस तरफ कैसा हालत था? सर गिरा हुआ था तीनों, तीनों में हल्का हल्का जान था। तो हमको इंसानियत के नाते उसको किसी तरीके से उठा करके पुलिस वाला के मदद से उठा करके उसको बाकी का प्रोसेस। बेंगलुरु समेत कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में आज किसानों ने पुरजोर तरीके से एहतजाज किया। एहतजाज पर काबू पाने के लिए पुलिस ने कई अफराद को तहवील में लिया। किसानों के इस एहतजाज की मुस्लिम सियासी जमातों ने भी तायद की। SDPI और वेलफेयर पार्टी के नुमाइंदों ने एहतजाज में हिस्सा लिया और किसानों के हक में आवाज़ उठाई।
इस मौके पर वेलफेयर पार्टी के नुमाइंदों से न्यूज़ 18 उर्दू ने खास बातचीत की। मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में आज किसानों ने पुरजोर तरीके से अपना एहतजाज दर्ज किया है। किसानों के इस एहतजाज में कई मुस्लिम तंजीमों ने भी हिस्सा लिया है, मुस्लिम सियासी जमातों ने भी हिस्सा लिया है और किसानों के हक़ में, किसानों के हुकूक़ में आवाज़ उठाई है। इस वक्त वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सर, आज आपने जो है जेल भरो तहरीक में भी हिस्सा लिया। देखिए, इस वक्त मुल्क में जहां ये हुकूमत तमाम तबक़ात को परेशान कर रही है, अब आखिर में आकर के जो किसान तबक़ा बचा हुआ था अब उसको भी लपेटे में ले रही है। हाल ही में बड़ी ही धौंस और धांधली के ज़रिए से इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 कानून, काले कानून पास किए हैं, जिसके ज़रिए से इस मुल्क का किसान जो है फिर एक बार ग़ुलामी की तरफ जाएगा। उसी को लेकर के आज हमने KR सर्कल, मैसूर बैंक सर्कल में बड़े पैमाने पर किसानों के दीगर लीडरों के साथ मिलकर के एक बड़े अंदाज में हमने ये प्रोटेस्ट किया। बताई जा रही हैं, क्या नुकसानात हैं इसके, बताइए। जो तब्दीली ला रही हैं, देखिए आपको मालूम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी भी बिज़नेस करने के मकसद से हिंदुस्तान को आई थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करके पूरा मुल्क को अपने क़ब्ज़े में ले लिया। मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ किसान बिल के खिलाफ गुलबर्गा में किसान तंजीमों के साथ मुस्लिम तंजीमें और जमातें भी मैदान में उतर आई हैं। किसान तंजीमों ने जगत सर्कल पर एहतजाज किया, वहीं SDPI और मुस्लिम लीग जैसी जमातों ने गुलबर्गा DC ऑफिस पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सवाल किया कि आखिर हुकूमत किसानों के ताल्लुक से इतनी ही फिक्रमंद है तो किसानों से इस ताल्लुक से बातचीत क्यों नहीं की जाती। 2014 से जो हुकूमत मरकज़ में हुकूमत कर रही है, मैं सिर्फ इतना ही जानता था कि वो माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ है, लेकिन जब सेकंड इलेक्शन जीतने के बाद उन पर इतना गुरूर आ गया है कि आज पूरी दुनिया में अगर हिंदुस्तान जाना जाता है तो किसानों के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी एक क़ानून बनाया जा रहा है जिसे हम तमाम पार्टियों वालों ने मजम्मत की है, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी मजम्मत करती है। देखिए, अगर एक किसान हित में होती तो ये सरकार, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, किसानों के जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, उनके साथ क्यों बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो भी अगर पॉलिसीज लाना है। किसान बिल के खिलाफ आज कोलकाता में बाया महाज की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। शहर के धर्मतला से श्याम बाजार तक लेफ्ट जमातों ने रैली निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। लेफ्ट ने ज़राई बिल को नाक़ाबिल कबूल बताते हुए रियासत भर में सख्त तहरीक चलाने का फैसला किया। किसानों के भारत बंद में औरंगाबाद भी शामिल हो गया। औरंगाबाद में CPM और दीगर तंजीमों ने जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर ज़राई बिल की मंजूरी को किसान मुखालिफ फैसला करार दिया गया और मोदी हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर ढोल ताशे बजाकर मोदी हुकूमत को बेदार करने की कोशिश की गई। पूरे देश भर में 260 किसान संगठनों ने देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। ये मोदी सरकार पिछले 7 सालों में झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोल पाई और अभी किसानों को बाजार के हवाले करना चाहती है। बाजार यानी कौन? मोदी सरकार का बाजार अदानी और अंबानी के घर में पहुंचता है और मोदी सरकार सिर्फ अदानी और अंबानी के घर भरना चाहती है। मरकजी हुकूमत की ज़राई पॉलिसी के खिलाफ आज रांची में RJD ने एक रोज़ा धरना दिया। गवर्नर हाउस के रूबरू दिए गए इस धरने में बड़ी तादाद में पार्टी लीडरान और कारकुनान शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी लीडरों ने मरकजी हुकूमत की इस पॉलिसी को किसान मुखालिफ करार दिया। ये जो बिल केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है, ये पूर्ण रूप से किसान विरोधी, गरीब विरोधी और मजदूर विरोधी है और चूँकि इसमें निजीकरण प्रथा को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ केंद्र सरकार ने अपने हिसाब से मार्केटिंग तय किया है और किसान अपने फसल को अपने निर्धारित मूल्य पर नहीं बेच पाएंगे। उनको जो बिचौलिया है उनके माध्यम से मंडी में बेचना पड़ेगा। इससे गरीबों को और किसानों को काफ़ी नुकसान।
भिवंडी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर खालिद गुड्डू को शहर के एक बिल्डर की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो, थाने क्राइम ब्रांच और भिवंडी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए उनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार किया। खालिद गुड्डू के साथ मजीद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर इल्ज़ाम है कि इन लोगों ने बिल्डर को मारा पीटा और डरा धमकाकर 1,25,000 रुपये का तावान भी वसूल किया। इनके खिलाफ भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में कई दफात के तहत मामला दर्ज किया गया। भिवंडी में इमारत गिरने के मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया है। अब मफाद अम्मा की अर्जी की कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत ने हुकूमत महाराष्ट्र को मामले में फरीक बनाया है। मुतल्लका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी फरीक और जवाबदेह बनाया है। आपको बता दें कि 21 सितंबर को एक 3 मंजिला इमारत गिर गई थी। पटेल कंपाउंड में वाक़ई इमारत गिरने से 41 जानें गई थी। कोरोना वबा ने लोगों के साथ साथ सभी तरह के कारोबार को मुतासर किया है, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर जो कि रोज़गार का तकरीबन 88% हिस्सा है। मैकेनिक कम्युनिटी इन सब में से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वालों में से एक है। कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ प्रोटेक्ट इंडियाज़ इंजन का नाम से एक मुहिम शुरू की है, जिसका मकसद मुल्क में इंजनों की हिफाजत के लिए साथ मैकेनिकों के तकनीकी सलाहियतों को उभारना है। भारत 2 पहिया वाहनों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमाने के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया। परेशानी यही है कि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहज काम भी सही होने लगा, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल, ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें। As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to rupees 50 lakhs towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes, let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. इस पहल को मनोरंजन और फिल्म जगत की ओर से भरपूर समर्थन मिला है। कैस्ट्रॉल और नेटवर्क 18 आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता है कि एक प्रतिज्ञा लेकर आप प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन को अपना समर्थन दें। ये एक पहल है ताकि ये मैकेनिक्स जो हमारे जीवन के लिए इतने ज़रूरी हैं, इन्हें हम अपना समर्थन दे सकें और ये अपने तकनीकी ज्ञान को, अपने कौशल को और उभार सकें, ताकि आने वाले समय में आपकी बेहतर सेवा कर सकें, आने वाले कल की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार हो सकें। जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रॉल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। रुक मत चल तू। दुनिया की मशहूर टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे बाअसर लोगों की फहरिस्त में शाहीन बाग की दादी से शोहरत हासिल करने वाली बिल्किस बानो को शामिल किया है। ज़ईफ़ुल उम्र खातून बिल्किस बानो को CAA और NRC के खिलाफ ख़वातीन के शाहीन बाग के एहतजाज को समत देने के लिए शामिल किया गया है। 82 साला बिल्किस बानो ने शहर तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ शाहीन बाग में धरना दिया था और इसके खिलाफ ज़ोर शोर से आवाज़ बुलंद की थी। बिल्किस बानो का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के ज़िला हापुड़ के कुरुना गांव से है। शौहर से इंतकाल के बाद गुज़श्ता 1 दहाई से दिल्ली में अपने बेटों के साथ रहती हैं। दादी बताती हैं कि वो शाहीन बाग के एहतजाज में सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक रहती थीं। उनका कहना है कि CAA को वापस लिया जाना चाहिए। इनके बेटे मंजूर अहमद का कहना है कि पहली मरतबा वो घर में किसी को बताए बगैर एहतजाज में गई थी। ने दुनिया की सबसे बाअसर 100 शख्सियात की लिस्ट छापी है
उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कमला हैरिस, आयुष्मान खुराना का नाम आया है, तो साथ ही साथ शाहीन बाग की दादी बिल्किस का भी नाम आया है। 82 साल की हैं बिल्किस, हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मा, आपका भी नाम आया, कहा गया कि आपने औरतों की लड़ाई लड़ी। पीछे ना है कि हम सीना तान कर डटे रहे। जब ये सीए कानून आया तो आपने क्या सोचा इसके बारे में? कैसे आपको लगा कि नहीं, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? हमें जो होना चाहिए, हमारी मौजूदगी में हमारे बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और जेल में डाल रहे हैं, तो जब हमारे सामने ये काम कर रहे हैं तो हम सब मरे बाद क्या होगा हमारे बच्चों का? इस वजह से हमने आवाज़ उठाई। ये जो लिस्ट है इसमें बड़े बड़े लोगों का नाम है, प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम है, आपका भी नाम है। क्या कहेंगी प्रधानमंत्री मोदी को? हम यूँ कहेंगे, हमारा बेटा है मोदी, हमने जन्म ना दिया, हमारी बहन ने जन्म दिया। कैसा हमने अपने बच्चों को जन्म दिया तो उसकी माँ ने भी उसे जन्म दिया। बेटा है हमारा, माँ का कहना ना मानेंगे। हमें तो यूँ कहें, हम तो यूँ कहें, यू क्या नाम लॉकडाउन हुआ, इसमें एनआरसी का, APR का, इनका सबका मुद्दा ख़त्म हुआ। अब तो यू उसका कोरोना का वो है। पहले इसको तो निमट कर जब कुछ बात आगे को होगी। पहले कोरोना की लड़ाई है, अब तक कोरोना से लड़ना है, इससे बचेंगे जब आगे को चलेंगे। अब कोई ज़रूरत पड़ेगी तो फिर तैयार है बैठने के टाइम। मतलब दोबारा से NRC और CA के खिलाफ लड़ाई के लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं। जो हमारे पब्लिक बच्चे बैठेंगे तो हम भी बैठेंगे, और जो ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर तो कुछ काम ही ना बैठ। अच्छा, ये जो लड़ाई चली, आप लोग 101 दिन तक रोड पर बैठे रहे, कैसे जाते थे, क्या करते थे, क्या जज्बा था दिल में? यूँ ही जब रहा, जब हमारे सामने इतनी मार काट हो रही तो हमसे बाद में क्या होगा? अब हम ना आवाज़ उठाएंगे कि बाहर है, घर से बाहर है, ना बैठेंगे तो सरकार को क्या पता चलेगा? सरकार तो अपने मुठमर्जी करेगी। हम यूँ तो चौड़े में बैठे जाकर, कोई छावा थोड़ा या वहाँ जब बैठे हैं। जब आपने बैठना शुरू किया तो शुरू में कितने लोग आए, कितनी देर तक आप लोग वहाँ बैठते थे? सुबह के 8 बजे से 12 बजे तक रात के बैठे रहे। वहीं लेट जावे कपड़ा बिछा कर, कभी घर आ जावे, कभी वहाँ लेट जावे, ऐसा करा 100 दिन तक। अब आपका नाम आया, कहा गया कि औरतों को आपने ये जो हमारा देश है CA के खिलाफ इस पूरी तहरीक को आगे ले जाने में आपने बड़ा काम किया, इसमें आपका नाम आया। आप सरकार से क्या कहेंगी? सरकार से यही कहेंगे, जो कैदी हैं उन्हें रिहाई करो, जो मुलजिम बना कर रखें बेखता बेकसूर, उनको रिहाई करो। और इस बच्चे बैठे हैं बेरोजगार, उन्हें रोजगार दो। भूखी मरी हो रही है, बच्चे खुदकशी कर रहे हैं, जवान बच्चे, बताओ इससे ज़्यादा क्या होगा? मोदी जी इस ये बात, नफरत की दीवार तोड़ो, मोहब्बत की दीवार खड़ी करो। CA को लेकर के क्या सरकार से क्या कहेंगे कि इसको वापस लेना चाहिए? हाँ, वापस जो लोग वापस ना होगी, जो लोग हमारे दिल में ये कराइए करेगी, ना खुशी होगी। चलो नाम जरूर आ गया, किस मुद्दे पर हम बैठे हैं वो मुद्दा पूरा होगा जब भी तो हमें खुशी होगी। तो ये थी दादी बिल्किस, उनकी उम्र 82 साल है। भले ही शाहीन बाग का एजिटेशन, उसका प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया हो, लेकिन उन्होंने कहा है उनके दिल में जज्बा अब भी है। वो चाहती है कि सरकार इसको वापस ले, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से दोबारा से वो एहतजाज करने के लिए, रोड पर आने के लिए, सड़क पर बैठने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।